हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नीटफ्लिक्स। माई सेल्फ विधि शर्मा। हम आज से केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए आपको सबसे बस एक ही चीज चाहिए, आपकी इमेजिनेशन पावर। आप चीजों को कितने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, इससे ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग और इजी हो जाता है। तो चैप्टर के अंदर अभी जाने से पहले, बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, हम एक बार देख लेते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे पास तीन स्टेट, मेजरली तीन स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। इन तीनों को मेजरली कौन सी चीज है जो डिफरेंशिएट करती है? इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच का? पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ही इन तीनों स्टेट्स को डिफरेंशिएट करती है मेजरली। तो हम यहां देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है, कैसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट दे आर हेल्ड बाय strong forces of attraction, ठीक है, याद रखना, strong forces of attraction, ओके। एंड जो constituent particles हैं वो close packed होते हैं। क्या कह रहे हैं ये वर्ड्स, समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है constituent particles। तो हम constituent particles से क्या समझते हैं? constituent particles हमारा सब्सटेंस का वो चीज है, वो स्मॉलेस्ट चीज, यूनिट बोल सकते हैं हम, जिसके पर्टिकुलर रेपिटेशन से, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से हमें वो सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हमारी क्या क्या चीजें आ सकती है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमारे आयंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे एटम्स, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, डायमंड किसके रेपिटेशन से बना है? क्या होता है उसका मेजरली, क्या प्रेजेंट है डायमंड के अंदर? डायमंड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कार्बन एटम। हमारा टेबल सॉल्ट NaCl, उसका क्रिस्टल किससे बना है? Na+ और Cl नेगेटिव आयन से। ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? Na+ और Cl नेगेटिव आयन्स। तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सोचो ये दो पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड है हम ले रहे हैं, तो उसका ये दो पार्टिकल है। ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बाइंडेड होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं। फिर दूसरी चीज, वो एक दूसरे से क्लोज पैक्ड होते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत आसपास रहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा सॉलिड का। फिर हम एक और चीज लिख सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या बोल रही हूं मैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। मतलब हमें पता है कि सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर एक दूसरे से, एक तो पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अटैच्ड हैं। तो इनकी पोजीशन जो होती है, ये अपनी पोजीशन से, ये पार्टिकल है एक सॉलिड का, कोई भी अपने सब्सटेंस लिया सॉलिड का, वो ये पार्टिकल है, तो ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर मूवमेंट कर ले विदाउट कोई, हमने इसको थर्मल एनर्जी या कुछ नहीं प्रोवाइड किया, हीट कुछ और प्रोवाइड नहीं किया। तो हमने क्या है कि अनटिल एंड अनलेस इसके अंदर कोई हमने एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी है, तब तक ये पार्टिकल अपनी ही जगह रहेगा। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ सॉलिड के अंदर कोई मोशन ही नहीं होता, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर कोई मोशन नहीं होता? ऐसा नहीं है, मोशन जरूर देखा गया है। हम जब फर्दर स्टडी करते हैं तो हमने इसके अंदर देखा, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आगे आप फर्दर पढ़ेंगे कभी, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमने देखा गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके अलावा इनमें कोई ज्यादा मोशन देखा नहीं गया है। तो मेजरली इनमें वाइब्रेशन मोशन देखा गया है। ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज फिक्स्ड एंड ऑसिलेट्स। व्हाट? पार्टिकल्स ऑसिलेट्स एट द मेन पोजीशन। फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, मेन पोजीशन पे ऑसिलेट्स करते हैं।
ये हमने देख लिया, अपनी मेन पोजीशन पे ये आइसोलेट कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने जनरल देख लिया कि सॉलिड क्या होता है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखते हैं, हम देख रहे हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आप लोगों को भी पता होगा, हमने जैसे डिस्कस किया अभी, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट चीज क्या आ रही है, इनका वॉल्यूम, शेप, साइज, सब क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया अब तो। ये फिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। फिर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है। क्या समझते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब कोई भी, इंटर मतलब किसी के बीच में, ठीक है ना। तो कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हमें पता है सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है आपको कैसे दिख रहा है, एक लिक्विड में ऐसा है, गैसेस में बिल्कुल ऐसा है, तो सॉलिड्स में आपको कैसे दिख रहा है, बहुत शॉर्ट है। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है। तो लिख लेते हैं इसी चीज को, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस between constituent particles. Cp represents your constituent particles is very short, ठीक है, बहुत शॉर्ट है। फिर हम देख लेते हैं इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी। हमें पता है सॉलिड्स कंप्रेस हो सकते हैं, नहीं, तो कंप्रेसिबिलिटी लो। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी लो, कंप्रेसिबिलिटी भी लो है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लो है। और क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। इनकी जो हम बात करते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब हम सोचेंगे वेपर प्रेशर तो हमने हमेशा लिक्विड्स में पढ़ा है, बट नहीं, कहीं कहीं सॉलिड्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। पर हाँ, ये बात सच है कि वेपर प्रेशर सॉलिड्स में इतना कम होता है, इतना ज्यादा उनकी वैल्यूज कम आती है कि हम उसे एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लिखते हैं कि सॉलिड्स में वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सट्रीमली लो, ठीक है। हमने कहा देखा है वेपर प्रेशर, जो स्टडी की गई है, हमने बात की है ड्राई आइस, जिसे हम सॉलिड CO2 जिसे हम बोलते हैं। तो जो ड्राई आइस है उसका वेपर प्रेशर स्टडी किया गया था, इसलिए फिर पता चला कि सॉलिड्स में भी वेपर प्रेशर होता है। बट हम देखते हैं जनरली सॉलिड्स के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम उसे नहीं एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हमने बात कर दी कि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली लो होता है, इसलिए मेजरेबल नहीं होता, तो उसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, बॉइलिंग लिक्विड से गैसियस फेज में जा रहा है। तो सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप खुद बताइए, बहुत हाई होंगे। क्यों हाई होंगे, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उनको बहुत हीट चाहिए होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे से अलग हो सके, ठीक है। हमें आपने एक टर्म सुना होगा थर्मल एनर्जी। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो तो कोई भी दो पार्टिकल्स को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर, बट थर्मल एनर्जी क्या है, इट इज द बोले हम सारी काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, वो ट्राई करती है पार्टिकल्स को दूर दूर रखना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ट्राई करते हैं पार्टिकल्स को पास पास रखना। तो हमारे सॉलिड्स के अंदर क्या डोमिनेट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं थर्मल एनर्जी के ऊपर। तो हम यही बात कर रहे हैं। तो अगर हमने सॉलिड्स के अंदर अनटिल हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हीट नहीं किया, तब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड है, तो वो दूर नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इतने हाई इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं थर्मल एनर्जी में। तो इसलिए जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, ठीक है। डिफ्यूजन,
ये होता है। हम डिफ्यूजन जनरल सेंस में क्या समझते हैं डिफ्यूजन को, हम इसको डेफिनेशन वाइज नहीं पढ़ते अभी, ठीक है। डिफ्यूजन हमने क्या आज तक क्या सुनते आए हैं कि मैंने परफ्यूम यहाँ स्प्रे किया, वो परफ्यूम की जो खुशबू है वो एक पॉइंट से थोड़े मिनट बाद देखोगे दूसरे पॉइंट पर भी आपको वो अरोमा आएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमने जनरली यही पढ़ा है आज तक कि हमारे को कैसे खुशबू आ जाती है। तो क्या हो रहा है उसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इजिली मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो गैशियस या फिर लिक्विड पार्टिकल्स है। तो जो गैशियस पार्टिकल है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें पता है उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं गैशियस के अंदर, इसलिए तो पार्टिकल इजिली मूव कर पाते हैं गैशियस के अंदर। बट सॉलिड्स के अंदर वो चीज नहीं होती, उनके जो बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए इसका जो डिफ्यूजन है वो लो होता है। ड्यू टू द लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूजन यहाँ पे बहुत कम देखा जाता है या फिर एक्सट्रीमली लो होता है वो भी, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की, वॉल्यूम, शेप, साइज फिक्स्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में शॉर्ट होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन कम होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और फिर हम देख लेते हैं, हमने पता है कि सॉलिड्स जो होते हैं, हमने देखा है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, हमें पता है जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास में अरेंज है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है यहां से या फिर काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इजिली ट्रांसफर हो रहा है, तो इजिली ट्रांसफर हो रहा है। और हम जनरली मेटल्स की बात करते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, हम आगे इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डिलोकलाइज होते हैं, डिलोकलाइज मतलब आराम से फ्रीली घूम रहे होते हैं इधर उधर, तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी हैं सॉलिड की वो जनरल सेंस में देखी है, हमने सारे एक्सेप्शंस हटा के बात की है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने बात कर ली यहाँ पे प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कि हमने सॉलिड को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो होते हैं हमारे, बात कर लेते हैं एक बार सॉलिड के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड के टाइप देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इसका डिवीजन हुआ कैसे, इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया है, कोई तो बेसिस होनी चाहिए जिसपे हम इन दोनों चीजों को डिवाइड किया है। तो इनका जो बेसिस है डिवीजन का वो है, इन्हें डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ किसका अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। किस बेसिस पे डिवाइड किया इनको कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्डर कैसा है उस अरेंजमेंट का, देखते हैं क्या कह रहा है ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है ना। तो ये चीज कहना क्या चाह रहा है, तो हम इसको समझने से पहले एक बार में चीजों को अच्छे से विजुअलाइज करना है, हमें अच्छे से चीजें सीखनी है, तो हम इसका जो है एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कि कहना मतलब क्रिस्टलाइन दिखता कैसा, होता कैसा है, अमॉर्फस में ऐसा क्या है जो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। हमने सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन ली है अभी, अरेंजमेंट जो है यहाँ पे वो सबसे सिंपल लिया है, आगे क्योंकि हमें पता है बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स आने वाले हैं, तो सबसे सिंपल डिपिक्शन ताकि हम सिर्फ जो कंसेप्ट है वो समझ पाए, तो इसके लिए ठीक है ना। हमने दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन के अंदर, एक दिखता है रेड और एक ग्रीन, ठीक है ना। तो डिफरेंट कलर से हमें इसको डिफरेंशिएट कर, मैं फिल कर देती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए।
ठीक है, वैसे ही हमारा अमॉर्फस में आएंगे। ठीक है, आपको दिखने से ही पता चल गया होगा जो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन के अंदर एक पर्टिकुलर, अब जो आपको डायग्राम्स दिख रहा है ना, वही चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या? फर्स्ट चीज कि क्रिस्टलाइन के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो क्रिस्टलाइन है उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो। बट वही अमॉर्फस में ऐसे कोई अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? रैंडमली अरेंज है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, पर यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पर यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट। हम इसको रैंडम अरेंजमेंट बोल सकते हैं, पर जब हम इसको रेंज की बात करते हैं, क्या बोल रही हूं मैं? रेंज की बात करते हैं, ये लॉन्ग रेंज होता है। मतलब क्या है इसका? और ये शॉर्ट। क्या कह रहे हैं ये रेंज? मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? लॉन्ग रेंज मतलब कि ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इसका, वो आप आगे कितना भी इसको एक्सटेंड कर दे, जहां तक ये सब्सटेंस चल रहा है, जहां तक इसका क्रिस्टल चल रहा है, वहां तक ये अरेंजमेंट हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो मतलब आप, और इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाला जो है, आगे आने वाला जो पार्टिकल है, आप इसको प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं कि अब, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मतलब जो ये इसका जो सीरीज है, जो पैटर्न है, जो अरेंजमेंट है, वो बहुत दूर तक, जैसे जब तक वो क्रिस्टल चल जाएगा वो अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा, इसलिए हमने इसे लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट बोला। और हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि भैया अब ये रेड आ रहा है तो इसके बाद ग्रीन ही आएगा। अगर हमने सोचो कि कोई एक अलग से मॉलिक्यूल मैंने पूछ लिया कि अब यहाँ पे ग्रीन है तो इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है, रेगुलर है, तो आपको पता है इसके आगे अगर मैं कोई और पार्टिकल जोड़ दूंगी तो उसमें क्या होता है, आप उसका फेट डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये ग्रीन था तो इसके आगे अब रेड ही आएगा। बट यहाँ जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, अमॉर्फस के अंदर जो है वो शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो ये रेड ग्रीन जो अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, रेड ग्रीन रेड। ठीक है, ये देखो रेड ग्रीन, तो मतलब हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो बहुत लॉन्ग है जो लॉन्ग अरेंजमेंट, बट यहाँ पे भी वो अरेंजमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, पर वो बहुत छोटी रेंज के लिए, बहुत ही, आप देख लो कि ये बहुत दूर तक ये अरेंजमेंट नहीं है। अब हमें इसका पता नहीं है कि आगे क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रीन भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, तो हमने जो पर्टिकुलर कि रेड ग्रीन रेड वो हमें दिख रहा है कोइंसिडेंटली कि कहीं ना कहीं बन जाएगा, पर वो बहुत छोटी सी रेंज के लिए होगा, वो इतनी लॉन्ग रेंज के लिए नहीं होगा। पूरा क्रिस्टल चलेगा, ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन ही चलता जाएगा, ऐसे नहीं होगा, बहुत रैंडम अरेंजमेंट होता है। इसलिए इनके पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम इसका पर्टिकुलर पैटर्न देखते हैं वो शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है ना, ये बात कर दी हमने। रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइन में, लॉन्ग रेंज होता है, जबकि अमॉर्फस के अंदर रैंडम अरेंजमेंट होता है और शॉर्ट रेंज होता है। फिर ये जो है इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड्स, जबकि ये सूडो सॉलिड बोल लो इन्हें, या सुपर कूल लिक्विड्स। ठीक है, ट्रू सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन, और ये सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल लिक्विड। ट्रू सॉलिड इनको समझ आ रहा है, पर ये क्या बात है? व्हाट डज इट मीन? सुपर कूल लिक्विड, ये तो सॉलिड है, लिक्विड कहां से आ गया? सुपर कूल लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर हम जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे लिक्विड की, उसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। वैसे ही हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, फॉर एन एग्जांपल ग्लास, ठीक है ना, ग्लास आपने लिया, हमारे जो विंडोज मिरर्स, विंडोज पे ग्लास लगे होते हैं, मिरर्स होते हैं हमारे, तो उनके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी तक नहीं किया है तो कभी ट्राई करिएगा, बहुत ही फन फैक्ट है ये, कि आपकी जो ग्लास है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपने सोचिए आज ग्लास लगाया, तो आपने 10 mm का ग्लास लगाया, ठीक है ना, उसकी जो एंटायर थिकनेस है वो 10 mm है। आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ साल बाद देखा कि उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन हो गया है, लाइक पहले 10 mm था, अब हो गया है 9.8 mm, और नीचे से वो थिक हो गया, ठीक है ना, ग्लास जो है वो नीचे से थिक हो गया और ऊपर से,
तो ये जो आपका जो डिफरेंस बता रहा है कि 10 से 9.8 जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या बता रहा है कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्लास है वो नीचे फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो नीचे से तो थिक हो गया और ऊपर से पतला हो गया। तो ये हमें क्या चीज डिपिक्ट कर रही है कि जो ग्लास है वो फ्लो हो रहा है। तो ग्लास फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो प्रॉपर्टी है ऐसी लिक्विड जैसी, इसलिए हमें अमॉर्फस सॉलिड्स को बोला है कि वो सुपर कूल लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। फिर हम बात करते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फिर हीट ऑफ फ्यूजन बोल लो। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेट होते हैं या फिर हम बोलते हैं शार्प होते हैं, जबकि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसे कि टेम्परेचर रेंज होती है। अभी क्या बोल रहे हैं, शार्प, रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या मतलब है इनका? शार्प मतलब, अब मैंने देखा जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर हमने देखा कि जो जब ये मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर, सोचिए कि हमने कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 60, मैं बोल रही हूँ उसका मेल्टिंग पॉइंट है 60, मतलब क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 मतलब 60 डिग्री सेल्सियस होते ही वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ना उसके आगे ना उसके पीछे। ठीक है ना, 60 डिग्री होते ही वो मेल्ट हो जाएगा। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं अमॉर्फस में, इनका डेफिनेट नहीं होगा। डेफिनेट मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि हर कोई कभी भी चेंज हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, उसका रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर से हम क्या समझ रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि प्लास्टिक जब हम हीट करते हैं तो वो एकदम से जो सॉलिड है उसमें लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता। प्लास्टिक पहले धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, वो पिघलेगा, फिर उसके बाद वो अपना दूसरा शेप चेंज करेगा, तो वहां पे टेम्परेचर की, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि कोई मेरा अमॉर्फस सॉलिड है जो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस के अंदर मेल्ट होता है, तो मतलब क्या है इसका, इसके इतने सारे मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, इनके इतने सारे मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे कि एक रेंज है जिसके बीच में 60 से वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था, जो प्रोसेस है मेल्टिंग का वो स्टार्ट हुआ था, और 65 पे वो पूरा लिक्विड में चेंज हो गया है। इसलिए तो हम उसको एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं दे सकते क्योंकि प्रोसेस तो 60 पे ही स्टार्ट हो गया पर कंप्लीट 65 पे हो रहा है, तो एक रेंज है टेम्परेचर की जिसपे वो मेल्ट हो रहा है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर वो डेफिनेट नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हम बोलते हैं कि एक रेंज होती है टेम्परेचर की, बट जबकि क्रिस्टलाइन के अंदर वो डेफिनेट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है? क्लीवेज प्रॉपर्टी, मैंने कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, उसको मैंने काटा कहीं से, कोई भी कॉर्निस से काट दिया मैंने, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर जो कटा हुआ पार्ट है और जिस पार्ट में से मैंने काटा है, जो पेरेंट है, ठीक है ना, पेरेंट सब्सटेंस है, और जो पार्ट मैंने काटा है, वो दोनों के अंदर जो ज्योमेट्री होगी ना वो सेम होगी। मतलब सोचो, मैंने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मैंने इतना पार्ट काट दिया, ये पार्ट यहाँ बचा हुआ है, मैंने इसमें से इतना पार्ट काट दिया, तो मुझे पता है कि पेरेंट के पास में रेड ग्रीन का अरेंजमेंट है, और जो मेरा जो आगे अब जो पार्ट मैंने काटा है वो उसके अंदर भी रेड ग्रीन अरेंजमेंट ही दिख रहा है। तो ज्योमेट्री वाइज हम देखें, मैं साइज की बात नहीं कर रही हूँ, ज्योमेट्री, हम ये ज्योमेट्री और सब कुछ अभी अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अलग अलग ज्योमेट्रीज। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि जो हमारी ज्योमेट्री है, जो पेरेंट की जिसमें से काटा है सॉलिड में से, और जो हमें जो पीस अलग से निकल के आया है, उन दोनों की जो ज्योमेट्री है वो सेम होती है, जबकि अमॉर्फस में ऐसी नहीं होती। अमॉर्फस के अंदर, एक मिनट, ज्योमेट्री रिमेन्स सेम as that of parent substance of crystal and they can be cleaved। ये तो लिखना पड़ेगा, इनको क्लीव कर सकते हैं, they can be cleaved, okay? इनको भी क्लीव कर सकते हैं, they can also be cleaved, but
इनके अंदर जो ज्योमेट्री है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही रैंडम है, हम देख रहे हैं, तो मैंने इसको यहां से काटा, तो ये थोड़ी ना ये भी रेड 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 आ रहा है, पर यहाँ पे तो ग्रीन 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 आ रहा है, तो मैंने काटा तो वो पेरेंट जैसा है नहीं, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है इनका, रैंडमली ये अरेंज्ड है, तो इसलिए इनके अंदर जो ज्योमेट्री है वो सेम नहीं रहती। ठीक है ना, पेरेंट की और जो नया पार्ट हमने क्लीव किया है उसकी, तो इरेगुलर और इसकी जो हमने क्लीव किया है तो यहाँ पे शार्प एजेस बनती है। ये भी हमें पता है जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर एजेस, फेजेस, ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम शार्प एजेस देखने को मिलती है काटने पे, पर यहाँ पे इरेगुलर एजेस दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर एजेस दिखेगी, यहाँ पे शार्प दिखेगी। कैसे बताना चाह रही हूँ मैं, सोचो, ये कोई क्रिस्टल है, इसको मैंने इस पार्ट से क्लीव किया, तो ये मैंने ये पार्ट से इसको क्लीव कर दिया, तो ये है जो बाहर निकला है वो ये वाला पार्ट है, तो इसकी एजेस जो है वो शार्प है। पर वही हम बात करते हैं अमॉर्फस की, तो मैंने इसको यहां से काटा, तो पहली बात तो अच्छे से कटेगा ही नहीं, जो एजेस आएंगी वो शार्प नहीं आएंगी, इरेगुलर एजेस आएंगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उनके, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इनका नेचर है आइसोट्रोपिक। अब क्या है ये आइसोट्रोपिक, क्या है पार्टिकल्स आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक कैसे बिहेव करते हैं ये देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं एनआइसोट्रोपिक। क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिक। जबकि अमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब क्या, इनका मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो आइसो मतलब है सेम और ट्रॉपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर लिटरल सेंस में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसको समझने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, डायग्राम, वो देख लेते हैं कि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये थोड़ा इरेगुलर है तो मैं इसको रैंडमली बना देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या शो कर रहा है, मैंने ये जो ऊपर बने हुए हैं उनके बस सेंटर पॉइंट्स को ले लिया है, ये एटम्स हैं और अब उनके सेंटर पॉइंट्स को ले लिया ताकि हम इसकी क्लियर पिक्चर देख पाए। एटम्स तो वैसे ही रह रहे हैं, एटम्स तो ऐसे ही अरेंज्ड हैं, ठीक है, बट हमने इनके सेंटर पॉइंट्स को ले लिया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एनआइसोट्रोपिक। अब एनआइसोट्रोपिक पहले हम इसका देख लेते हैं कि एनआइसोट्रोपिक मतलब होता क्या है। एनआइसोट्रोपिक मतलब होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट रहती है। क्या बोल रही हूं? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जबकि आइसोट्रोपिक के अंदर होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाट डज इट मीन? अब देखते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि ये चीज है क्या। मैंने देखा कि मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूं, यहां मेरे को देखने को मिल रहा है कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सारे रेड वाले हैं। जब मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? ग्रीन वाले हैं। मैं इधर जा रही हूँ तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एक तरफ एक डायरेक्शन में जाने पे सारे रेड 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 दिख रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में जाने पे सारे ग्रीन दिख रहे हैं, एक डायरेक्शन में जाने पे रेड ग्रीन दोनों दिख रहे हैं। तो क्योंकि मेरा इनका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का,
इसीलिए अब हमें पता है किसी भी चीज का एनवायरमेंट चेंज होएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो क्योंकि हर डायरेक्शन में जाने पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है वो डिफर कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि एनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी। पर यहाँ पे आइसोट्रोपिक में देख लेते हैं। आइसोट्रोपिक अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अब कैसे होते हैं ये आइसोट्रोपिक? एक स्टेटमेंट दे रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिएगा। ये आइसोट्रोपिक के लिए है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखिए, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस रिमेन्स सेम। मतलब क्या है ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस मतलब है कि मैं कोई भी पार्ट देख लूं इस अरेंजमेंट का एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर, मेरे को पता है मेरे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड है, इरेगुलरली अरेंज्ड है। तो जो डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर मतलब उनमें जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इसके अंदर क्या रहती है, इधर उधर पड़े हुए हैं सारे पार्टिकल्स, ठीक है ना, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इसलिए इनके अंदर जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है, कितना डिसऑर्डर है उनके अंदर, वो बोलता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। वो सेम होती है। कैसे? सोचो मैंने एनाइसोट्रोपिक सॉलिड लिया, ठीक है, उसके अंदर मुझे पता है रैंडमली अरेंज है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि वो रैंडमली अरेंज है तो मैंने अब ऑब्जर्व किया, एक डायरेक्शन में देख रही हूँ, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस सेम है। मतलब मैं कोई एक डायरेक्शन में देख रही हूँ तो वहां पे सारे ही जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डिसऑर्डर्ड वे में रैंडमली ऐसे अरेंज्ड हैं। पर मैंने दूसरे डायरेक्शन में देखा तो आपको लगता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे एक ही हमारा जो अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, रेड ग्रीन टाइप का कुछ ऐसा जो अरेंजमेंट एबी टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है, आपको लगता है? नहीं। तो इसी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस रिमेन सेम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा तो वहां पे तो डिसऑर्डर है अरेंजमेंट, बट एक डायरेक्शन में देखा तो वहां पे बहुत ही ऑर्डरली अरेंजमेंट है। नहीं, जो अरेंजमेंट है पूरा अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो पूरा ही डिसऑर्डर्ड है, रैंडमली अरेंज्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसलिए जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है पूरे सॉलिड के अंदर सेम रहता है। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस सेम है तो हम कोई भी डायरेक्शन के अंदर जाएं, जैसे सोचिए मैंने ये डायरेक्शन के अंदर गई, फिर मैं इस डायरेक्शन के अंदर गई, तो मैंने जो देखा कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो यहाँ पे भी बी ऐसा कर आ रहा है, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब डिग्री मतलब सारी तरफ देखें तो एक जैसा सा ही दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो फिजिकल, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी दिख रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आसपास का एनवायरमेंट इतना चेंज नहीं हो रहा, हल्का फुल्का इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के उसके चेंज होता है, बट वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसे काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए इन जनरल सेंस क्या बोलते हैं हम कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। और ये हमने डायग्राम के साथ एक बार समझ भी लिया है। तो क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस रिमेन सेम, और अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, और हमारे जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। अब एक चीज कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो हम देखने को मिलती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है एक्सपेरिमेंट से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे अलग अलग आ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हर डायरेक्शन में, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमॉर्फस सॉलिड के अंदर हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रही थी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ली, हमने इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर ली, ठीक है ना। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, यही लिख देती हूँ मैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl, ZnS एक्सेट्रा, ठीक है। इनको तो हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी होते हैं। तो अब आज के लिए यही था, आज के लिए हमारा जो टॉपिक था, हमने सॉलिड्स को सबसे पहले हमने देखा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर हमने सॉलिड को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के अंदर। फिर हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है इसका अरेंजमेंट इतना सिस्टमैटिक है कि इसको पढ़ना भी इजी है, और हमारे मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो होते हैं वो हम क्रिस्टलाइन ही होते हैं जिनकी हम स्टडीज करते हैं। तो हम पूरा जो चैप्टर है हमारे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बेस्ड होगा आगे आने वाले चैप्टर्स लेक्चर्स के अंदर। तो पूरा है जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं
ये तो हमने देख लिया। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या क्या टाइप होते हैं। फिर उन टाइप्स के बाद हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।